हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल CBSE हिस्ट्री एंड सोशल साइंस। टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 8th हिस्ट्री, दैट इज हाउ, व्हेन एंड वेयर। आज हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर कैसे, कब और कहाँ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से आज के आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत जो है ब्रिटिश पीरियड के आने के साथ ही होती है। इस चैप्टर में ये भी समझाया गया है किस तरह इतिहास में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, कौन सी डेट महत्वपूर्ण होती है और कौन कौन सी घटनाओं को हम याद रखते हैं और रखना चाहिए। फिर इतिहास में घटनाओं को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है और वो कैसे वो रिकॉर्ड जो है इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। हमारे इतिहास में हम देखते हैं कि जो है डेट्स जो है उन पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। जितनी भी इतिहास की बुक्स मिलती है उनमें आज ये हुआ, कल ये हुआ, परसों हुआ, मतलब इतनी सारी डेट्स रहती है कि उनको याद करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या इतिहास में डेट्स बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अगर होती है तो कौन सी डेट महत्वपूर्ण होती है और किन्हें याद रखने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो टॉपिक जो है हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। हम देखते हैं इतिहासकार जो है तारीखों से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम, लेकिन इतिहास में तारीखों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है द चेंज दैट ऑकर ओवर टाइम, कोई भी परिवर्तन जो किसी समय विशेष में होता है। फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, इतिहास में किस तरह से चीज़ें हुई है और किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, यही इतिहास है। तो इतिहास जो है तारीख नहीं है, इतिहास जो है वो परिवर्तनों का इतिहास होता है। तो इतिहास में परिवर्तन ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, न कि डेट्स। हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। जनरली पुरानी बुक्स जितनी भी मिलती है उन सब में इतिहास को सिर्फ युद्धों और बड़ी बड़ी घटनाओं का ही इतिहास माना जाता रहा है, ये परंपरा रही है। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिटिक्स। जनरली राजा और उनकी राजनीति को ही इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है। हिस्टोरियंस रोड अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन, और हिस्टोरियंस ने भी इतिहास ऐसा ही लिखा है कि कब कोई राजा जो है वो राजगद्दी पर बैठा, द ईयर ही मैरिड, कब उसका विवाह हुआ, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, कब उसके कोई बेटा हुआ, द ईयर ही फाउट अ पर्टिकुलर वॉर, किस वर्ष उसने कौन सा युद्ध लड़ा, द ईयर ही डाइड, और कब वह मर गया, एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और किस वर्ष अगला जो रूलर है वो गद्दी पर बैठा। तो इतिहास को जनरली इस पर्सपेक्टिव से ही लिखा गया है, राजाओं के और युद्धों के और उनकी घटनाओं के दिनों के रूप में कि किस क्रम में क्या क्या घटनाएं हुई। तो इतिहास जो है इस तरह लिखा जाता रहा है। फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, और इस तरह की घटनाओं के लिए कोई डेट जो होती है उसको हम निश्चित कर सकते हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ राजा का ही इतिहास नहीं होता है, इतिहास जो है वो सामान्य जनता का भी इतिहास होता है। और सामान्य जनता दिन भर में बहुत सारी चीज़ें करती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रेडिशंस, बहुत सारे जो फंक्शंस वो जो करती है, उन सब का जो है कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होता है और न ही उसका कोई रिकॉर्ड होता है। तो इतिहास में सिर्फ राजाओं की डेट्स तो मिल सकती है, लेकिन सामान्य जनता के जीवन में होने वाले परिवर्तनों की डेट नहीं मिलती है, और न ही वो परिवर्तन किसी एक पर्टिकुलर डेट में होते हैं। इसलिए कौन सी डेट्स हमें याद रखनी चाहिए, विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट। द डेट्स वी सेलेक्ट एंड कंपोज ओवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इतिहास की वो घटना जिनके लिए हम किसी डेट को जो है सेलेक्ट करते हैं वो डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज सिग्निफिकेंट। कोई भी डेट तब महत्वपूर्ण होती है जब उस डेट को होने वाले किसी विशेष परिवर्तन या विशेष घटना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उस वजह से वो डेट महत्वपूर्ण होती है। तो डेट महत्वपूर्ण न होकर उस दिन होने वाली घटना महत्वपूर्ण होती है, और इस वजह से वो डेट महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि 15 अगस्त 1947 इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑन दिस डे इंडिया गॉट फ्रीडम। इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त।
अगर वो 16 अगस्त को फ्रीडम इंडिया को मिलती तो 16 अगस्त डेट इंपॉर्टेंट हो जाती। तो 15 अगस्त इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इंडिया गॉट फ्रीडम। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। द क्रोनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज लीव मार्क डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया की हिस्ट्री में जनरली ये प्रैक्टिस रही है कि इंडिया के इतिहास को इतिहासकारों ने जो है पर्सनालिटीज़ या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आधार पर लिखा है। आपने पहले के इतिहास की बुक को पढ़ा होगा जिसमें जो चैप्टर के नाम भी रहते थे कि बाबर, बाबर के बाद फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब। इसी तरह से ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री में भी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, फिर वेलेस्ली और जितने भी ये बैंटिक और ये सब गवर्नर जनरल डलहौजी, इस तरह से क्रम में लिखा हुआ इतिहास मिलता है। जनरली इस तरह की प्रैक्टिस रही है। इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, और ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो पहला और दूसरे चैप्टर के बीच रिलेशंस जो है वो बना रहे, क्रोनोलॉजी एक मेंटेन रहे। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। और ये एक तरीका इतिहासकारों का रहा है जिसके द्वारा वो क्या है, इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते। तो हिस्ट्री और हिस्टोरियंस में जनरली डेट और व्यक्तियों के आधार पर इतिहास लिखने की परंपरा रही है, लेकिन यही इतिहास नहीं होता। कुछ व्यक्ति या कुछ डेट से ही इतिहास नहीं बनता है। इतिहास बहुत सारी घटनाओं और बहुत सारे लोगों के जीवन से जुड़ी घटनाओं का होता है, और वही इतिहास होता है जो देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन से जुड़े हुआ रहता है। तो सिर्फ कुछ लोगों की डेट्स और कुछ व्यक्तियों के बारे में तो इतिहास में लिखा हुआ मिल जाता है और उसको हम एक कोहेरेंस या एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में जानना समझना हो तो न तो डेट्स इंपॉर्टेंट रह जाती हैं, न वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। ठीक है, अब भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास को लिखने वाले बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है या भारत का इतिहास लिखा है। और ऐसे ही इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है जेम्स मिल का। और जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को लेकर एक बुक लिखी है जो कि 3 वॉल्यूम्स की बुक है, और इस बुक का नाम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास करके उनकी पुस्तक है, जो कि 1817 में उन्होंने लिखी थी। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड में इंडिया आए थे और उन्होंने इंडिया के इतिहास को लिखा है। अपनी इस बुक में उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, 3 कालों में डिवाइड किया है: हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। और ये तीनों पीरियड में उनका काल विभाजन का जो रीज़न है वो ये है कि जब भारत में हिंदू राजा राज करते थे उस पीरियड को उन्होंने हिंदू पीरियड नाम दिया, जिस पीरियड मुस्लिम रूल करते थे उस पीरियड को उन्होंने मुस्लिम पीरियड नाम दिया, और जिस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया उस पीरियड को उन्होंने ब्रिटिश पीरियड नाम दिया। तो ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन ऑफ द रूलर्स। ठीक है, और मिल ने ऐसा क्यों किया? मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। अब मिल जो है एक यूरोपियन राइटर था और मिल का ये भी मानना था कि एशियन सोसाइटीज़ जो है वो यूरोप के मुकाबले बहुत ही अंडर डेवलप या अनडेवलप्ड रही है, और हमारे जो जीवन जीने का तरीका, हमारी सिविलाइजेशन जो है वो यूरोप से बहुत लो लेवल की रही है। तो मिल जो है इंडियंस को और एशियन सोसाइटीज़ को जो है बहुत लो मानता था, और इसी वजह से उसने जो है इस बुक में जो पीरियड डिवाइड किए हैं वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इसलिए किए ताकि वो कंपेयर कर सके कि हिंदू पीरियड जो था उस पीरियड में इंडिया में कितना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स थी और किस तरह की ओल्ड सिविलाइजेशन थी। फिर मुस्लिम पीरियड आया तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन द बेस्ट पीरियड वॉज ब्रिटिश पीरियड। ही वॉन्ट टू शो दैट द ब्रिटिश पीरियड वॉज द बेस्ट। ठीक है, तो इस व्यू से उसने मिल ने भारत के इतिहास को इन 3 कालों में बांटा। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल। ठीक है, तो ये मिल का आइडिया था और इसी आइडिया से उसने इस बुक को लिखा भी और उसने उसी तरह से प्रस्तुत भी किया कि जो भारत का पुराना इतिहास है वो ब्रिटिश पीरियड के इतिहास से बहुत निम्न श्रेणी का था।
According to his telling of story, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life. और जैसे उसने काल विभाजन किया उसी तरह से उसने अपनी इस बुक में भारत के इतिहास को लिखा भी, और उसने ये बताने की कोशिश की कि जब भारत पर हिंदू और मुस्लिम रूलर रूल करते थे तो वो बिल्कुल ही जो है क्रूर शासकों के रूप में थे, जिन पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता था। और उनके पीरियड में देश में सब तरफ से धार्मिक असहिष्णुता का माहौल था, धर्म के नाम पर युद्ध होते रहते थे, जाति के बहुत सारे प्रतिबंध थे, जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, बहुत सारे अंधविश्वास देश में प्रचलित थे, और सभी तरह से लोगों का सामाजिक जीवन इन जाति, धर्म और जो है अंधविश्वासों से भरा पूरा था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ये सारे सब जाति, धार्मिक असहिष्णुता और सब तरह के अंधविश्वास खत्म हो गए और एक बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड इंडिया का आ गया। तो ही वांट टू शो दैट द ब्रिटिश पीरियड वाज द बेस्ट वन। अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया। उसका ये मानना था कि ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सिविलाइज कर सकता था। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। और इसी वजह से उसने इंडिया में ब्रिटिश रूल को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में हर तरफ प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस हुआ और सिविलाइजेशन जो है बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुई। हिस्टोरियंस हैड डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इन एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। अब जेम्स मिल के अगेंस्ट में जो दूसरे इतिहासकार है बहुत सारे, वो इंडिया की या वो किसी भी हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते, वो भी करते हैं, लेकिन उनका जो डिवाइडेशन का तरीका है, कैटेगराइजेशन है, वो है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जो जब देश में प्राचीन तरीकों से लोग रहते थे उस पीरियड को एंशिएंट पीरियड कहा जाता है। जब धीरे धीरे जो एंशिएंट पीरियड से तो कुछ डेवलपमेंट होकर जो है सोसाइटी चेंज हुई, उसको मिडाइवल पीरियड नाम दिया गया। और फिर जो आज का जो पीरियड है जहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, उस पीरियड को हिस्टोरियंस ने मॉडर्न पीरियड दिया। और ज़्यादातर इतिहासकार जेम्स मिल के उस कैटेगराइजेशन को एक्सेप्ट न करके ये जो जनरल कैटेगराइजेशन है जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न है, उसी को एक्सेप्ट करते हैं और इसी को सही मानते हैं। ठीक है, तो जेम्स मिल का जो कैटेगराइजेशन है इंडिया की हिस्ट्री को, वो इतिहासकार सही नहीं मानते हैं, जबकि सही जो मानते हैं वो है एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। भारत की इस मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये पीरियड है, ब्रिटिश पीरियड, इस पीरियड के लिए एक विशेष टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, दैट इज़ कोलोनाइजेशन, या जिसको कहते हैं उपनिवेशीकरण, औपनिवेशीकरण जिसको कहा जाता है। तो उपनिवेशीकरण क्या होता है कि इस ब्रिटिश पीरियड में हमने देखा कि ब्रिटिश इंडिया में आए, उन्होंने हमारे देश को जीता, दे कॉन्कर ओवर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल, अपना रूल एस्टेब्लिश किया। उन्होंने लोकल जो भी नवाब या राजा थे उन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इस पूरी बुक में हम पढ़ेंगे कि दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया, हमारी सोसाइटी को कंट्रोल किया। फिर उन्होंने रेवेन्यू लेना स्टार्ट किया। फिर बोट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, फिर बहुत सस्ती कीमतों पर उन्होंने हमारे देश की चीज़ों को खरीदा। प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, देश में फसलों को उगाया, नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, जो विदेशों में बेची जा सकती है। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट कम अबाउट एज ए कॉन्सिक्वेंस। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद और उनके द्वारा किए गए इन कार्यों की वजह से देश में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। तो ब्रिटिश आए और ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने जो जो पॉलिसी अडॉप्ट की इंडिया में, उसकी वजह से भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, हर तरह के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इन्हीं परिवर्तनों की प्रक्रिया, the process of changing all the political, social, economical and religious and other practices, this process of changing is called colonization. ठीक है, you will get to learn about changes British rule brought about, values and taste, customs and practices. ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारी परंपराएं, हमारे मूल्य, हमारे खाना पीना, हमारे कपड़े, सब कुछ बदल गया। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ चेंज इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आते तो शायद ये सारे चेंजेस नहीं आते। ब्रिटिश इंडिया में आए, इसलिए हमारे इंडियंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा जो है आज इतना अधिक बोलते हैं, प्रचलन में है, तो वो अंग्रेजों के आने की वजह से। अगर अंग्रेज नहीं आकर फ्रेंच आते हमारे देश में तो हम इंडियंस फ्रेंच बोल रहे होते।
ठीक है, हमारे देश पर अगर फ्रेंचों का रूल होता तो हम फ्रेंच भाषा बोलते हैं, अगर रशिया हम पर रूल करता है तो हम रशियन बोलते हैं, अगर चाइना हम पर रूल करता है तो हम चाइनीज़ भाषा बोलते हैं। तो भारत देश के लोग जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी सभ्यता से इतना ज़्यादा प्रभावित थे, वो इसलिए है क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का रूल था। तो किसी एक देश का किसी दूसरे देश पर जो रूल होता है, उस रूल के बाद उस जो विजित देश है या जिस देश को हराया गया, जिस देश पर अधिकार किया गया, उस देश के समाज में, अर्थव्यवस्था में, धर्म में और सांस्कृतिक जितने भी परिवर्तन होते हैं, उन सब परिवर्तनों को ही कोलोनाइजेशन कहा जाता है। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, इट इज रेफर्ड टू एज कोलोनाइजेशन। तो कोलोनाइजेशन एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीता हुआ देश हारे हुए देश में अपने रूल के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन कर देता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में, और उन्हीं परिवर्तनों की प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण या कोलोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इस ब्रिटिश पीरियड के इतिहास को जानने के हमारे पास क्या सोर्सेस है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ नोइंग ब्रिटिश हिस्ट्री। ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री को हम 3 तरीके के सोर्सेस से जान सकते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड्स, दूसरा सर्वेज एंड तीसरा डायरीज, पिलग्रिम डायरीज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो 2 सोर्सेज जो हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, एक जिनको हम सरकार द्वारा या ब्रिटिशर्स द्वारा प्रोवाइडेड रिकॉर्ड्स हैं, दूसरे जो सर्वेज किए गए देश में वो हैं, और तीसरा इंडिविजुअल लोगों द्वारा जो भी लिखा गया इस पीरियड में अपने अपने लेवल पर, चाहे वो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस डायरीज में लिखे हों या यात्रा पर गए हो तो पिलग्रिम डायरीज में लिखे हों, किसी ने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी हो या किसी दूसरे की बायोग्राफी लिखी हो, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, या उस समय के जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर थे उनकी न्यूज़ जो है इस पीरियड का इतिहास है। तो पहले हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड कौन कौन से थे और वो कैसे हमें प्राप्त होते। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इंपॉर्टेंट। भारत में ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशर्स एक बहुत नई चीज़ लेकर आए कि वो इस बात में विश्वास रखते थे कि हर चीज़ का लिखित रूप में होना बहुत ज़रूरी है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। जो कुछ भी जो है देश में होने वाला है, कोई भी निर्देश दिया जाता है, योजना बनाई जाती है या डिसीजन लिया जाता है, उन सबको लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रिटिशर्स ने इस ट्रेडिशन को इंडिया में स्टार्ट किया कि हर चीज़ को लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है। दिस डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट। अच्छा, फिर द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। फिर ये जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे, लिखे जाते थे, उनके साथ ब्रिटिशर ये भी मानते थे कि इन सारे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी लिखा हुआ मैटेरियल है उसको भविष्य में सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी, सो दैट दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट। और इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी इंस्टीट्यूशन या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का साथ कुछ रिकॉर्ड रूम भी बनाए जहां पर रिकॉर्ड तैयार भी किए जाते थे और उनको सुरक्षित भी रखा जाता था। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्कीव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। और ऑफिशियल जो रिकॉर्ड रूम होते थे उनके साथ साथ उन्होंने स्पेशल आर्कीव्स, म्यूजियम और संग्रहालय भी जो है वो एस्टेब्लिश किए देश में अलग अलग जगहों पर, जहां पर इन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता था। दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। इन डॉक्यूमेंट्स को जो है ओरिजिनल जो रहते थे उनको बाद में कॉपी करके स्पेशल कैलीग्राफिस्ट से लिखवाया भी जाता था। कैलीग्राफिस्ट वो लोग होते थे जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, दैट और स्पेशलाइज्ड इन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, दोज पीपल आर नोन एज कैलीग्राफिस्ट। ठीक है, सुलेखक जिन्हें कहा जाता है, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, उनसे इन रिकॉर्ड को फिर वापस जो है लिखवाया भी जाता था। तो ब्रिटिशर्स जो है इस लिखने वाले फॉर्मेट को बहुत पसंद करते थे। हर चीज़ को वो ऑफिशियली रिकॉर्ड करते थे और उनको सुरक्षित भी रखते थे। उसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम, म्यूजियम्स और आर्काइव्स भी बनाए थे, और इनमें जो भी रिकॉर्ड मिलते हैं उससे हम इस ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री को जान सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दिस इज़ नेशनल म्यूज़ियम, जो है ब्रिटिश ने दिल्ली में बनवाया था
नेशनल आर्काइव्स एंड म्यूजियम जो कि दिल्ली में स्थित है, ये ब्रिटिश पीरियड के जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उन सब रिकॉर्ड्स को यहाँ प्रिजर्व रखा गया है, और ये हमारे पास ब्रिटिश पीरियड की हिस्ट्री को जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ब्रिटिश बिलीव्ड इन द एक्ट ऑफ राइटिंग विच प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। दे ऑल्सो केयरफुली प्रिजर्व्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स। तो ब्रिटिशर्स ने इस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया कि हर चीज़ को रिकॉर्ड में, राइटिंग फॉर्म में, रिटन फॉर्म में रखा जाए। इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व्ड इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as प्रीसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। फिर जैसे ही प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ उसके बाद इन रिकॉर्ड्स की मल्टीपल कॉपीज तैयार करके अलग अलग डिपार्टमेंट में रखी जाने लगी, और ये जितने भी रिकॉर्ड्स इस पीरियड में लिखे गए सभी तरह के ऑफिस, चाहे कलेक्टर का ऑफिस हो, पुलिस का ऑफिस हो, कोर्ट का ऑफिस हो या फिर स्कूल का हो, जहाँ पर भी ये रिकॉर्ड होते थे उस पीरियड के इतिहास को जानने का हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। फिर बात करते हैं इस पीरियड के जानने के दूसरे सोर्स की, दैट इज सर्वे। सर्वे मीन्स होता है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब किसी भी प्लेस या थिंग या व्यक्ति के बारे में जो जानकारी इकट्ठी की जाती है उस जानकारी को सर्वे कहा जाता है। अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन। ब्रिटिश पीरियड में ये सर्वे करना एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। बाय द अर्ली 19th century डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट ऑन टू मैप द इंटायर कंट्री। और 20th century या 19th century के बाद में पूरे भारत के हर जगह की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे डिटेल सर्वे देश में किए गए थे, और इन सर्वे से हम ब्रिटिश पीरियड की बहुत सारी हिस्ट्री जान सकते हैं। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। गांव में रेवेन्यू सर्वेज किए गए, कितना रेवेन्यू रिसीव करते ब्रिटिश, कितना होना चाहिए। टू नो द टोपोग्राफी, फिर देश की टोपोग्राफी के लिए सर्वे किए गए, सोइल के लिए किए गए, सोइल क्वालिटी के लिए सर्वे किए गए, द फ्लोरा एंड फोना, जानवरों और पेड़ पौधों का भी सर्वे किया गया। द लोकल हिस्ट्री को भी जानने की कोशिश की गई। क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया का जानने के लिए सर्वेस किए गए। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड। फिर देश की जनगणना भी उस समय करना स्टार्ट हुआ, जो हर 10 साल में की जाने लगी थी। 1881 से कंटिन्यू ये परंपरा स्टार्ट हुई। तो इस तरह से देश में डिफरेंट टाइप के बहुत सारे सर्वेज ब्रिटिशर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे, और इन सर्वेज की रिपोर्ट्स और जो भी जानकारी है वो हमारे पास उस समय के देश की हर तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है, जिसमें देश में कौन कौन से कास्ट के लोग, रिलीजन के लोग, ऑक्यूपेशन क्या क्या करते थे, उन सब की जानकारियाँ मिलती है। देश में डिफरेंट सर्वेज जो ब्रिटिशर्स ने किए थे उसमें बॉटनिकल सर्वेज किए थे, वनस्पति विज्ञान के, जूलॉजिकल सर्वेज किए गए थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के सर्वेज ब्रिटिशर्स ने किए, उनकी रिपोर्ट्स की, और वो सारी रिपोर्ट्स को उन्होंने जो है प्रिजर्व करके रखा, और उस पीरियड में किस प्लेस पर कहाँ कितनी जनसंख्या थी, किस रिलीजन के लोग रहते थे, उनके क्या क्या ऑक्यूपेशन थे, उनका खाना पीना क्या था, तो खेती क्या करते थे, खेती में औजार क्या यूज़ करते थे, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन इन सर्वेज से मिलती है। तो दीज सर्वेज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ नोइंग ब्रिटिश हिस्ट्री। फिर इसके बाद बात करते हैं इन दोनों ही प्रकार के रिकॉर्ड्स है, जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं और जो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, और जो सर्वेज हैं, इनसे हमें क्या जानकारी नहीं मिलती है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स विल नॉट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से सिर्फ ऑफिसर्स क्या सोचते थे या पर्टिकुलर ऑफिसेज में क्या वर्क होता था, ब्रिटिश क्या करते थे, उसकी जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन देश के अलग अलग भागों में लोग क्या करते थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, और व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस। देश की जनता द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहता था, ये भी हमें नहीं पता चलता है। रिकॉर्ड्स लाइक डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स आर फाउंड अदर देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो देश की साधारण जनता के बारे में जानने के लिए फिर हमें इन दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसमें डायरीज है, पिलग्रिम डायरीज है, ऑटोबायोग्राफीज है, बायोग्राफीज है, और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स है। ये सारे जो है सामान्य जनता की जानकारी
देते हैं। यानी जो रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें जानकारी नहीं दे पाते हैं, ऐसे में फिर हमें दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड रहना पड़ता है। प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन न्यूज़ पेपर और पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेट्स इन पब्लिक। ठीक है, तो इस समय प्रिंटिंग भी अस्तित्व में आ चुकी थी। प्रिंटिंग होने की वजह से न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे और न्यूज़पेपर्स में जो भी न्यूज़ होती थी उसको पब्लिकली लोग डिस्कस करते थे, तो इस तरह से उनसे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स व्रॉट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़। इस समय बहुत सारे लीडर्स हुए थे, राजा राम मोहन राय से लेकर बाल गंगाधर तिलक से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, तो उन लोगों ने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड किया है। पोइट्स इस समय थे, कविताएं, नॉवेल्स, ड्रामा, स्टोरीज़, बहुत सारी चीज़ें इस समय लिखी। नॉवलिस्ट लाइक रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है बहुत सारे बुक्स और स्टोरीज़ के थ्रू। सो दीज आर द सोर्सेज on which we can recreate the history of that period about जनरल पब्लिक। लोग, सामान्य लोगों के बारे में हमें उनसे जानकारी मिलती है, साथ ही साथ उनके प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, उनकी थिंकिंग, उन सब चीज़ों के बारे में, सोसाइटी किस प्रकार की थी, वीमेन की कंडीशन किस प्रकार थी, उस सारी बातों की जानकारी हमें इन जो है रिफॉर्मर्स और नॉवलिस्ट और जो ड्रामा, स्टोरीज़ और पोइट्स और ये सब चीज़ें होती हैं इनसे मिलती हैं। इसके साथ ही साथ हाउ द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस ऑफ द पुअर और द स्ट्रीट लिव्स देयर लाइव्स। इसके साथ ही साथ जंगलों में रहने वाले आदिवासियों, किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों के बारे में भी इन सब चीज़ों से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये सारे सब सोर्सेज हैं जो सामान्य जनता की जानकारी हमें प्रोवाइड कराते हैं, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड नहीं करा पाते। When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records. अब ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, डायरीज, पिलग्रिम डायरीज, नॉवल, ड्रामा, स्टोरी बुक, बहुत सारे हैं, लेकिन ये ऑफिशियल रिकॉर्ड की तरह एक ही जगह कंसंट्रेटेड नहीं मिलते। ये देश के अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों से कलेक्ट करने पड़ते हैं। इन्हें फाइंड आउट करना और उनको स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इन पॉपुलर बुकलेट दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पीरियड के सामान्य जनता के रिलेटेड जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराती है, और हमें सामान्य जनता के लिए इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इन दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत समझनी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और ब्रिटिश लोगों के और ब्रिटिश पॉलिसीज़ को जानना है तो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और सर्वेज इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक की इन्फॉर्मेशन जो है डायरीज, पिलग्रिम डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज या फिर बायोग्राफीज से लेकर न्यूज़पेपर से लेकर पॉपुलर बुकलेट्स और पोइट्स, राइटर, ड्रामा, स्टोरीज, ये सारे सोर्सेज से मिलती है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।